हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का टोटल 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुल 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर जो सीडीएस है, एनडीए है, जो भी मतलब कि यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन की हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करना है, हमारे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित टोटल टोटल क्या है 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी नहीं किया है। और अगर आप लोगों ने हम लोगों के पुरानी वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग कितनी अच्छी क्वालिटी के कंटेंट को लाते हैं। बाकी अगर आप लोग आज का वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का आता है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, समुद्री गाय क्या बोला है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है, यानी कि कौन सा जो है स्तनधारी है। क्या समुद्री गाय एक स्तनधारी है, समुद्री घोड़ा स्तनधारी है, समुद्री सिंह क्या ये स्तनधारी है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो समुद्री घोड़ा है ये क्या होता है, एक एक मतलब कि स्तनधारी ना होकर के एक ये मछली की प्रजाति है। और इसमें एक खासियत होती है कि समुद्री घोड़ा जो होती है इसमें मतलब कि जो नर होता है, यानी कि जो नर होता है वो क्या करता है, मतलब कि बच्चे को जन्म देता है। और मादा जो होती है, मतलब कि जो नर होता है, मतलब कि उसके पास एक थैली होती है, उसी में क्या होती है, मादा अपने अंडे दे जाती है। और बाद में जो नर समुद्री घोड़ा होता है वो क्या करता है, बच्चों को जन्म देता है। तो इसका मतलब क्या हमारा सेकंड तो नहीं हो सकता है, सेकंड नहीं होगा, इसका मतलब हमारा क्या है, जो ए या फिर बी में से कोई एक होगा। आपको बता दें कि समुद्री गाय क्या है, एक स्तनधारी है, बिल्कुल सही बात है। और वही समुद्री सिंह, आप जानते होंगे कि एक समुद्री सिंह होता है जो भी समुद्र में पाया जाता है, वो भी क्या होता है, एक स्तनधारी होता है, जो कि आप लोगों ने कई बार रील्स में या वीडियो में भी देखा होगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, एक और तीन। और एक्चुअली अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और अब आप लोग क्या कीजिए, इसको देख रहे होंगे, यूपीएससी का होती है इसी प्रकार से बहुत सारे जीव जंतुओं को दे देती है, किसमें, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में। और पूछती है आप लोगों से क्या, कि उपयुक्त में से बताइए, मतलब कि कौन कौन से स्तनधारी हैं, या फिर मतलब कि उसकी खूबियों के बारे में पूछती है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सामने एक फिर से क्वेश्चन पूछा है, और इसमें क्या पूछा है कि कुछ जंतु दे दिए हैं, उसमें पूछा कि कौन कौन से जो है भारत के क्या प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो आपको बताना है। और तो कौन कौन से हैं, तो आप लोग पढ़िए इसको, और जिसको आता है वो आंसर देगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, अभी 2013 का क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे आगे चलते जाएंगे, वैसे सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, उपयुक्त में से कौन से जो है भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि भारत में पाए जाते हैं, जो वो भी क्या प्राकृतिक रूप से, इसका मतलब क्या, भारत के इंडिजीनियस हैं। तो आप जानते होंगे जो तारा कछुआ जाता है, यानी कि वो भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और बामन सुअर आपने जानते होंगे, जिसे मतलब कि लिटिल अंडमान में पाया जाता है, एक छोटा सा सुअर होता है, उसे बामन सुअर कहते हैं। और वहीं जो हमारी मॉनिटर छिपकली, यानी जिससे क्या करते हैं, एक मतलब कि आपने देखा होगा कि छिपकली नुमा एक होती है, वो क्या मॉनिटर छिपकली से कहते हैं, वो क्या होती है, भारत में पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि एक। और वहीं जो स्पाइडर वानर होता है वो कहाँ का होता है, स्पाइडर वानर जो होता है यूएसए का है। तो इसका मतलब क्या है, स्पाइडर वानर जो होता है हमारे भारत में नहीं पाया जाता। तो आप चार काट दीजिए, और चार काटते ही आप लोग को पता हो गया होगा कि दो और तीन तो कन्फर्म हो गया। और तारा कछुआ भी हम जानते हैं कि भारतीय तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दो तीन। तो आपको याद रखना, इस प्रकार से यूपीएससी का कभी कभी क्वेश्चन को रिपीट भी कर देती है, कि तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और बामन सुअर, जो हमारे सारे भारत के में हमारे भारत में पाए जाते हैं। और वहीं जो हमारा क्या होता है, स्पाइडर वानर जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो अमेरिका की प्रजाति है, ना कि भारत की। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये शायद करंट अफेयर से उस समय आया होगा, करंट अफेयर में, कि हाल ही में हमारे देश में पहली बार, क्योंकि पहली बार था तो इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया, पहली बार निम्नलिखित में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया। तो इसमें से पूछा गया कि उपरोक्त में से किसने एक तितली को क्या है, राज्य तितली के रूप में घोषित किया। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भारत में पहली बार किसी तितली को राज्य तितली घोषित किया था। तो आप जानते होंगे कौन सा था, महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र ने एक राज्य तितली के रूप में किसी तितली को घोषित किया था। अभी हम लोग क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो इसमें क्या पूछा गया, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों
और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किस महत्व तो अधिक दिया है? मतलब कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो भारत के पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो हमारा ये वाला रीजन आता है वहाँ पे पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ता है, तो वह कौन सा आंसर होगा? क्या होगा? सत्यमंगलम बाघ रिजर्व होगा, या फिर नल्ला मल्ला वन होगा, या फिर नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान होगा, या फिर क्या शेषाचलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जिसको आंसर आता है वो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएगा। बाकी जिसको नहीं आता इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो जिसको आंसर आता है वो क्या कीजिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जिसको नहीं आता है वो क्या करिए, सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो जो हमारा क्षेत्र होता है कौन सा, मैंने बताया कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यानी जो पूर्वी घाट हमारा और जहाँ पर पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, वहाँ पे एक मतलब कि बाघ आरक्षित क्षेत्र पाया जाता है, जिसे मतलब कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। और नागरहोला हम जानते होंगे कर्नाटक वाला रीजन आता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। और शेषाचलम भी हमारे क्या तमिलनाडु में होता है, पर वो भी हमारा क्या जो मतलब कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को बीच में एक सबसे अच्छा मतलब कि बोला सबसे अच्छा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अधिक, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित में से वायुमंडलीय गैसों में से किनका विचार लिया जाता है? यानी कि हमारे जो देश है वहाँ पे शहरों में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक जो निकाला जाता है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। और आप जानते होंगे कि इस प्रकार से यूपीएससी का हर साल क्वेश्चन एक या दो को बना लेती है। इसमें पूछ लेती है उपरोक्त में से कौन कौन शामिल है या फिर कौन नहीं शामिल है, कोई जीव जंतु दे देती है, और जीव जंतु से संबंधित भी पूछ लेती है कि इसके मतलब कि आयुसीन में स्थिति क्या है, या फिर वर्तमान में भारत में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो बहुत कुछ पूछती रहती है, तो आपको आगे धीरे धीरे पता लगता रहेगा। तो क्या बोला है, कौन कौन से जो है भारत के एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल किए गए हैं? या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए क्या होगा, ये बहुत ही मतलब कि टफ क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि सारे के सारे जो विकल्प बनाए गए हैं वो क्या है, बिल्कुल मतलब कि नज़दीक के हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी क्या होती है, प्रदूषक के रूप में नहीं जानी जाती है। ये क्या होती है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो पेड़ पौधे होते हैं और जो हमारा मतलब कि ग्रीन हाउस गैस होती है उसमें क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें शामिल नहीं करते। तो इसका मतलब हमारा ए गलत हो जाता है, और ए गलत हो जाता है हम तुरंत आंसर मिल चुका है, यानी कि ए गलत होते ही हमें आंसर मिल चुका है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और मीथेन। इन सभी को क्या किया जाता है, मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक प्रदूषक के रूप में मापा जाता है। और देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन फिर से, ये सारा के सारे क्वेश्चन क्या हैं, यूपीएससी के हैं, मेरे द्वारा नहीं बनाए गए। और आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने बनाया है, और इसमें भी पूछ लिया है क्या, उपरोक्त में से कौन सा जो है भाग, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। देख रहे होंगे उपरोक्त में से क्या है, जो कौन कौन से जो है भारत में पानी में क्या है, प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। क्या आर्सेनिक भारत में पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि आर्सेनिक एक ऐसा मतलब कि पॉल्यूटेंट है, वो क्या होता है हमारा पानी पीने के प्रदूषक में, मतलब कि पीने के पानी में जो पीने का पानी होता है उसमें क्या प्रदूषक के रूप में होता है। और वहीं अगर बात की जाए फ्लोराइड भी होता है। यूरेनियम तो आपने सुना ही होगा कि यूरेनियम की मात्रा बढ़ गई या कुछ हो गया, इसका मतलब 5 तो होगा ही होगा। अगर 5 इसमें नहीं है उसको काट दीजिए, इसको काट देते हैं। और हमने बोला आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक यानी कि एक भी होगा, जिसमें नहीं है उसे भी काट दीजिए। अभी हमारे पास बचे हैं 2 है या नहीं, इसको कन्फर्म कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अभी देख लेते हैं 2 सॉर्बिटॉल हमारा क्या होता है या नहीं होता, तो हम इसके बारे में अभी कन्फर्म नहीं कर पाएंगे। अभी देखते हैं कि फार्मल्डिहाइड, तो आप जानते होंगे फार्मल्डिहाइड तो एक ऐसा मतलब कि रसायन है, वो क्या करता है मतलब कि हवा में भी उड़ जाता है। तो इसका मतलब हमारा क्या कहते हैं कि मतलब कि जो 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक रसायन है और इसको प्रदूषक के रूप में नहीं शामिल मतलब कि शामिल किया जाता है। तो 4 कट जाता है, इसका मतलब हमारा क्या राइट आंसर क्या होगा, सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ देते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त पारिस्थितिकी तंत्र दिया है और इसमें पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा सही क्रम में उत्पादकता के क्रम में कौन सा सही है। तो उत्पादकता के क्रम में आपको बताना है, क्या सबसे अधिक उत्पादकता किसकी होती है, क्या महासागरों की होती है, क्या मैंग्रोव की होती है। क्योंकि आप पहले आगे के मतलब कि काउंट कर लीजिए, उसी के हिसाब से आप आगे मतलब कि जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव इन्हीं को आगे पीछे करके दिया है। क्या महासागर की सबसे अधिक होती है, क्या मैंग्रोव की होती है, क्या मैंग्रोव, क्या महासागर। तो यानी कि आपको कंफर्म करना है कि महासागर और मैंग्रोव में से कौन सा पहले आएगा। तो आप जानते हैं कि महासागर जो था उसकी उत्पादकता मैंग्रोव से तो कम ही होगी। इसका मतलब यानी कि ए और सी नहीं हो सकता, ए और डी नहीं हो सकता।
अभी मैंग्रोव की बात में महासागर और घास स्थल। तो हम जानते हैं महासागर की उत्पादकता और घास की उत्पादकता में धरती और आसमान का अंतर है। तो घास की उत्पादकता अधिक होगी, इसका मतलब कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सबसे पहले क्या आएगा? मैंग्रोव आएगा, उसके बाद में घास स्थल आएगा, फिर झील, फिर महासागर, यानी कि महासागर की उत्पादकता क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अब देख रहे होंगे फिर से यूपीएससी ने क्या इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाया है, और हर साल एक दो या क्वेश्चन मतलब कि इस प्रकार से आपसे मिल ही जाएंगे आपको। अगला पूछा है, पुराने और अप्रयुक्त कंप्यूटर या उसके पुर्जों में असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट जो है ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होता है? क्या बेरिलियम पर्यावरण में एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होता है? कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टोक्लोरम, पारा, शीशा, प्लूटोनियम। तो आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे शीशा, क्योंकि आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। आप सारे के जो तो मतलब कि पॉइंट जो दिए होंगे पोलिटेंट, सभी के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो पर आपको जो मेन पता है उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि शीशा है, पारा है, इसका नाम तो आपने सुना होगा, क्रोमियम है, बेरिलियम है, कैडमियम है। तो आपने इतने नाम तो सुने ही होंगे कि ये हमारे क्या होते हैं, मतलब कि प्रदूषक के रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब 1, 3, 5 जिसमें है उसको काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6 किसमें है? 1, 2, तो 1, 2 जिसमें उसे रख लीजिए, बाकी सबको काट दीजिए। 1, 2, 1, 2 इसमें, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। 1, 2 उसके बाद में देखिए 3 और 5 किसमें है? 3 और 5, 3, 5 इसमें भी है, 6 है, इसमें भी है। इसका मतलब हमें अपना पता करना है कि हेप्टोक्लोरो और प्लूटोनियम है कि नहीं है। तो आप जानते होंगे जो प्लूटोनियम होता है एक यूरेनियम मतलब कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसमें नहीं पाया जाता है। तो क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव वेस्टेज हो जाएगा। तो 7 वाला हमारा गलत हो जाता है। इसका मतलब हम अगर इसको ही केवल फाइंड कर लेते हैं तो अपने राइट आंसर तक पहुँच जाते हैं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारा और सीसा। हेप्टोक्लोरो और क्या कहते हैं, प्लूटोनियम नहीं पाया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी साथ साथ स्टेट पीसेस ने कम से कम 10 से 12 बार पूछा है। यूपीएससी ने भी 2 से 3 बार पूछा है, और स्टेट पीसेस में तो मतलब कि 10 से 12 बार पूछ लिया गया होगा। क्या क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा यानी कि जो एसिडिक रेन होती है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषक का कारण, यानी कि अम्ल वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? जी आपको बताना है। या कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के कारण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। तो आप जानते हैं कि अम्ल के अगर नाम अम्ल से आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या हमारा, पारी तंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं की के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। यानी कि जो पारितंत्र होता है उसमें खाद्य श्रृंखला होती है, उसमें आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि खाद्य श्रृंखला होती है, और एक होता है खाद्य जाल, और उसके बाद में उन्हीं के हिसाब से होता है पिरामिड भी बनते हैं। यानी कि खाद्य श्रृंखला का पिरामिड होता है, खाद्य जाल का मतलब कि खाद्य जाल होती है जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें बायोमास का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, संख्या का पिरामिड होता है। इसी के हिसाब से मतलब कि पिरामिड भी बनते हैं। पर अब वो अलग टॉपिक होता है, ये अलग टॉपिक इसमें पूछा है कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर आपको बताया है क्या बताना है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्दिष्ट करती है जिसमें जीव की एक श्रृंखला दूसरे के आहार के द्वारा पोषित करी, यानी कि एक जीव आता है वो दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, इसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला एक ही जाति के समष्टि के अंदर पाई जाती है, यानी कि बोल रहा है कि क्या खरगोश के अंदर अगर है तो खरगोश के अंदर ही सारी की सारी खाद्य श्रृंखला होती है, या हाथी है हाथी के अंदर सारी की सारी खाद्य श्रृंखला होती है, या घोड़े हैं या फिर जो शेर है उसी के अंदर खाद्य श्रृंखला होती है। तो आप जानते होंगे कि ये तो बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि खाद्य श्रृंखला बहुत सारे जातियों में हो जाती है। तो 2 हमारा गलत हो जाता है, और 2 गलत होते ही हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? 50-50 पे पहुँच गए, और 50 भी नहीं, हम 100% पे पहुँच गए, क्योंकि इसमें से बोला है कोई नहीं, और हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमारा केवल एक सही है। इसका मतलब एक सही है। और खाद्य श्रृंखला उस जीव की संख्या का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्दिष्ट करती है, तो ऐसा गलत है। और अगला क्वेश्चन आया है, इससे भी यूपीएससी का 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या बोला है? उपयुक्त में से कौन सा जीव जैव उर्वरक के रूप में उपयोग करता है? तो जैव उर्वरक कौन है इसमें आप पूछ लीजिए, मतलब बताइए आपको। और इससे यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट तो करेगी, गारंटेड करती है, और कर भी सकती है आगे भी। क्या बोला? एकोरिक, क्या लिखा? एगोरिक। क्या एगोरिक एक जैव उर्वरक है? क्या नॉस्टॉक एक जैव जैव उर्वरक है? क्या स्पायरोगोरा एक जैव उर्वरक है? तो इसका मैं राइट आंसर आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, क्या इसका नाम है?
इसका नाम है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक क्या होता है, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी इससे एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इससे दोबारा भी क्वेश्चन पूछने की बहुत अधिक संभावना रहेगी, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब कि बनने की बहुत अधिक चांस रहता है। और अगर आपने पीवाईक्यू को देखा होगा तो आप आराम से इसका आंसर निकाल पाते हैं। तो चलिए आगे को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन अभी 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। और मैं इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो क्या होता है हमारा जो एगोरिक क्या लिखा है, एगोरिकस जो है हमारे जो क्या है एक मशरूम की प्रजाति है। और ये हमारे खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, मतलब जहरीली और नॉन जहरीली दोनों प्रकार की मतलब कि जीव होता है, इसलिए इसको मतलब कि जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। और वहीं जो हमारा मतलब कि नॉस्टॉक होता है, जो नॉस्टॉक क्या होता है, नॉस्टॉक जो मतलब होता है एक सहजीवी की तरह कार्य करता है और क्या करता है जैव उर्वरक के रूप में बढ़ा देता है। वहीं जो हमारा मतलब कि स्पायरोगेरा भी क्या होता है, ये एक शैवाल होता है जो क्या तालाब में होता है, झीलों का मतलब कि क्या कहते हैं झीलों में पाया जाता है, तो इसलिए इसका भी उपयोग क्या है उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है। तो चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो आप जानते हैं कि मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए जो जंतुओं की यूरिया का उत्सर्जन मतलब कि 100% बढ़ाएगा ही, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होती है, तो इसका मतलब एक तो बिल्कुल सही है। मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना अभी कंफर्म नहीं बताते हैं। वस्तुओं का मृत्यु यानी कि जो हमारा बायोमास होता है वो भी क्या होता है, हमारे जो मृदा में नाइट्रोजन होती है उसको बढ़ाता है। तो यानी कि 1 और 3 तो 100% है, 1 और 3 100% है। उसके बाद में क्या हमारा 2 है या नहीं, तो आप जानते हैं कि कोयले को जलाना इसमें कहीं पे भी क्या है मतलब कि नाइट्रोजन का संबंध नहीं है, यानी कि मृदा में तो नाइट्रोजन ही होती है, जलाने से मतलब कि वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, पर इसका क्या मृदा से संबंध नहीं है। तो मृदा में मतलब कि मनुष्य के द्वारा कोयले को जलाना मृदा में नाइट्रोजन को नहीं बढ़ाता है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा 2 गलत हो जाता है और 1 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव के द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि उसके समुदाय में भी उसके कार्यात्मक भूमिका को भी निभाता है। तो अगर आप लोगों ने इकोलॉजिकल क्या कहते हैं निके यानी कि पारिस्थितिकी कर्मता के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि जो पारिस्थितिकी कर्मता यानी इकोलॉजिकल निकाय की डेफिनेशन बताई गई है कि पारिस्थितिकी निकाय क्या होती है कि एक जीव होता है उसके समष्टि के बारे में बताता है, यानी कि उसकी जगह साथ ही साथ उसके व्यवहार के बारे में भी बताता है। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है केवल उसके जीव के ग्रहण किए गए दिग स्थान ही नहीं बल्कि उसके जीव के समुदाय में कार्यात्मक भूमिका को भी दर्शाता है, तो इसका पारिस्थितिकी कर्मता भी कहते हैं। और इकोटोन तो हम जानते हैं कि इकोटोन क्या आता है, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का रीजन होता है, इसे क्या कहते हैं इकोटोन कहते हैं। और इसी के बीच में जो हमारी बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है उसे कहते हैं कोर इफेक्ट। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, पारिस्थितिकी कर्मता क्या होती है, किसी एक जीव की उसके आवास और साथ साथ उसके व्यवहार की मतलब कि प्रदर्शित करना, उसे क्या कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मता कहते हैं। इकोटोन इकोटोन क्या कहते हैं, दो पारिस्थितिकी क्षेत्र है उनके बीच का जो मतलब कि कॉमन एरिया उसे कहते हैं इकोटोन। उस कॉमन एरिया में जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं मतलब कि प्रजाति की बहुलता पाई जाती है, इस क्षेत्र और इस क्षेत्र दोनों क्षेत्रों की कॉमन प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम कोर प्रभाव कहते हैं। कोर प्रभाव कहते हैं, और उसकी हिंदी मुझे अभी नहीं ध्यान रही, तो उसे कोर प्रभाव ही कहते हैं। और आवास किसे कहते हैं, तो आवास उसे कहते हैं जहाँ पे कोई प्रजाति पाई जाती है, तो उसे उसका आवास कहते हैं। आवास क्षेत्र भी मतलब कि जहाँ पर पाई जाती है उसे कहते हैं। तो चलिए अगला पढ़ लेते हैं। आशा करते हैं आपको इतना इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। पारिस्थितिकी क्या लिखा, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव होते हैं, यानी कि जो जो सड़े गले पर काम करते हैं, यानी कि जो सड़े गले को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपघटक कहते हैं। तो कौन से जीव हैं जो अपघटक के रूप में काम करते हैं। क्या कवक हमारा अपघटक होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कवक का एकमात्र भोजन ही क्या होता है अपघटन पे जीवन रहना मतलब जीवित रहना। तो 3 तो हमारा 100% है, इसका मतलब ये नहीं होगा। और जीवाणु, तो जीवाणु भी होते हैं 100%, यानी कि हमारा 3 भी होगा। तो 3 तो हमारे सब में है। पर विषाणु आप जानते होंगे कि कभी भी निर्जीव पे जीवन यापन नहीं करता। और विषाणु की वृद्धि के लिए क्या होता है, मतलब कि एक जैविक क्या कहते हैं जैविक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ए नहीं होगा, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा बी होगा। और इससे यूपीएससी का लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि जीवाणु का क्या मतलब कि जो कृत्रिम माध्यम में संवर्धन किया जा सकता है या नहीं, जैसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो बता दें जीवाणु क्या होता है, केवल जीवित जीवों पर ही निर्भर होता है, ये अपघटक को नहीं खाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, अभी क्या हम लोगों ने टोटल अभी क्या 15 क्वेश्चन किए हैं और 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता, यानी कि जो हमारी विषुवत रेखा है वहाँ पे जो वन पाया जाता है उसकी विशेषता क्या है।
ऊंचे क्या है, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके क्रीट निरंतर बीतान यानी कि दूर दूर बीतान बनाते हैं। तो इसका हिंदी मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। ऊंचे घने यानी कि ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ऊंचे होते हैं और घने वृक्ष पाए जाते हैं और जिनसे क्रीट निरंतर बीतान बनाते हैं। उसके अंदर बहुत सी जातियाँ का सहअस्तित्व यानी कि बहुत सारी जातियाँ होती हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। अधिपादप की असंख्या यानी कि अधिपादप जो पौधे होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है। इसका वाला हमारा 3 वाला भी सही है। तो 2 और 3 किसमें है? इसमें है। अभी एक देख लेते हैं। ऊंचे यहाँ पे ऊंचे घने वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा तीसरा भी सही होगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा 3 के तीनों सही होंगे, 1 2 3। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं और देख रहे हैं फिर से यूपीएससी ने इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा और पूछा क्या है, संकटापन्न यानी कि कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है और आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार करना है। पहला क्या, घड़ियाल, क्या क्रिटिकल क्या इंडेंजर्ड में है। चर्मपीठ कूर्म यानी कि लेदर बैक टर्टल क्या हमारा संकटापन्न प्रजाति है। अनूप मृग आप जानते हो इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, जो हमारा मणिपुर में पाया जाता है और इसे संगाई क्या कहते हैं इसे जो फुमडिस जो होती है उस वहाँ पे पाया जाता, मतलब कि जो एक क्या कहते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पाया जाता है। तो इसका मतलब हमारे क्या है, 3 के तीनों सही हैं। घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल और जो हमारा क्या कहते हैं डांसिंग डियर यानी फिर अनूप मृग कहते हैं। और अगला क्या हमारा क्या क्वेश्चन है, मरुस्थल के क्षेत्र के बारे में पूछा है। तो मरुस्थल के क्षेत्र के बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई कि सही हैं या गलत हैं। मरुस्थल के क्षेत्र में जो जीव होते हैं क्या करें, जल में ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पूर्ण रूपांतरण होता है। मरुस्थल क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से पूर्ण रूपांतरण होता है। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। कठोर और मोम पर्ण यानी कि जो कठोर हो जाता है और पर्ण जो होता है उसमें मोम आ जाता है। लघु पर्ण और पर्णहीनता यानी कि क्या अपने पत्तों को गिरा देते हैं या फिर छोटे पत्ते कर लेते हैं। पर्ण की जगह पे कांटे यानी कि क्या पत्तों की जगह पे अपने आप को कांटे बना देते हैं। तो इसका मतलब कि जो मरुस्थल वाला क्षेत्र होगा आप जानते होंगे सारी की सारी विशेषता क्या हमारी मरुस्थल वाले क्षेत्रों के बारे में बताया गया। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा 3 1 2 3 3 के तीनों सही होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मरुस्थल वाला क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, जल की बहुत ही कमी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब कि वो अपने पत्तों को क्या कर लेते हैं, बहुत ही मतलब कि यदि कठोर कर लेते हैं या फिर उनमें क्या कर लेते हैं मोम जैसी परत बना लेते हैं, जिससे क्या मतलब कि जो पानी उनका हो वो क्या हो, मतलब कि हाश ना हो पानी का, मतलब कि कम जो कहते हैं कि भाप के रूप में वाष्प उत्सर्जन ना हो। वहीं दूसरे क्या करते हैं, मतलब कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं अपनी पत्तियों को क्या कर लेते हैं बहुत ही छोटा कर लेते हैं या फिर पत्तियों को गिरा ही देते हैं। इससे उनकी मतलब कि जो जल हाश होता है वो कम हो जाता है। और वहीं बोला अगला क्या है, पर्ण के रूप में कांटे, तो अपने पत्तियों को कांटे बना देते हैं ताकि कोई जीव वो उन्हें खा ना पाए। तो ये सब इसलिए करते हैं ताकि वो जल के हाश को रोक सकें। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वायुमंडलीय पर्यावरण यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बोला है। वायुमंडलीय पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। क्या ये किसकी मतलब की परिकल्पना है। ये जैव विविधता पर अभिशमन एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभियान के लिए वित्तीय क्रियान्वयन के रूप में काम करता है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दे पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। क्या यह ओईसीडी के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के सुरक्षित उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण करता है। ए और बी दोनों सही हैं क्या। तो इसको मैं बता देता हूँ कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वो क्या है, जैव विविधता पर अभिशमन और जलवायु परिवर्तन पर जो अभिशमन है उस पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा के अभिशमन के लिए वित्तीय क्रियान्वयन के लिए काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा ए होगा। और इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है जो किसके द्वारा लाया गया, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया। और कब लाया गया था, 1991 में लाया गया। और इसमें क्या है, मतलब कि 1991 में लाया गया, साथ ही साथ मतलब कि मैंने क्या बोला वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया कब, 1991 में। और इसके द्वारा किसके किसको मतलब सहायता की जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है किसके द्वारा, मतलब इसके द्वारा क्या है जैव विविधता को संरक्षण के लिए पैसे का उपयोग किया जाता है, जलवायु परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ किसके लिए, जो हमारा मतलब कि मरुस्थलीकरण है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कुल मिला के मतलब कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जो है एक तरीके से पैसा यानी कि फंड देती है
और उस फंड को कौन वर्ल्ड बैंक एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और उस फंड का उपयोग इसमें किया जाता है किसमें जैव विविधता के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए और क्या कहते हैं कि हमारा मरुस्थलीकरण है उसके रोकने के लिए। और एक होता है पीओपी यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट यानी कि जो स्थायी प्रदूषक होते हैं। और उसके लिए क्या स्टॉकहोम कन्वेंशन है उस पर उसके लिए भी यूज़ करती है। साथ ही साथ क्या पारा पे एक कन्वेंशन है मिनिमम था उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा से सही है। क्या बोला है, दंपा क्या हमारा मिजोरम में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, दंपा हमारा मिजोरम में पाया जाता है। गुमाटी हमारा कहाँ पाया जाता है, तो गुमाटी हमारा क्या सिक्किम में पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि गुमाटी हमारा कहाँ पाया जाता है, तो गुमाटी भी हमारे शायद मिजोरम में ही पाया जाता है, लेकिन सिक्किम में तो नहीं पाया जाता है। सेकंड भी हमारा गलत हो जाता है। सारामती तो आप जानते हैं नागालैंड में ही पाया जाता है, यानी कि 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही है। और क्या बोला मैंने कि गुमाटी जो हमारा गुमाटी होता है और गुमाटी हमारा शायद सिक्किम में ही पाया जाता है। मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए इसको बाद में देखता हूँ क्योंकि गूगल करने में भी टाइम लगेगा मुझे, और मैं साथ साथ अगर गूगल भी करता जाऊँगा फिर थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। चलिए इसको बाद में देख लेते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो क्या गुवाहाटी जो है नागालैंड या सिक्किम में से ही किसी एक में है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का है ये तो कंफर्म है। लेकिन जो गुवाहाटी है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन सही है, पर मुझे अभी राज्य का नाम नहीं ध्यान आ रहा कंफर्म। तो इसको आप लोग क्या कीजिए कंफर्म कर लीजिएगा। अगला क्या है वेटलैंड। वेटलैंड इंटरनेशनल के नाम से क्या लिखा, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रामसर अभिसमन के हस्ताक्षरकर्ता देशों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। तो क्या ये रामसर अभिसमन के तहत बनाया गया एक मतलब कि संगठन है क्या। और उसके बाद में दूसरा हमारा बोला गया यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए एक व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु समर्थन करने के लिए एक क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, एक विश्लेषण सा जैसा दिया है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि जैसे कि ये एक विश्लेषण टाइप में दिया है। वैसे हो सकता है आपको ऊपर और नीचे कुछ भी ना पता हो, पर आपको ये देख के समझ में लग रहा हो कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए एक व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियाँ हेतु समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, चाहे कोई भी संगठन हो उसके पास कुछ ना हो इतना ज्ञान तो दे ही लेगा। तो आप जानते होंगे ये यानी कि दूसरा वाला तो गलत मतलब नहीं होगा, दूसरा वाला तो हमारा बिल्कुल सही है। और अगला क्या बोला, यह रामसर अभिसमन के हस्ताक्षरकर्ता देशों के द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन। तो ये भी देखने में तो सही लग रहा है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि रामसर अभिसमन है ये भी हमारा किसके लिए है, ये भी हमारा वेटलैंड के लिए ही है। पर रामसर अभिसमन अलग है और वेटलैंड इंटरनेशनल अलग है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक अलग संस्था है, रामसर अभिसमन एक अलग संस्था है। रामसर कब आई थी, 1971 में आई थी। 1971 में आई थी, ईरान के शहर एक रामसर स्थल है वहाँ पे आई थी। और वेटलैंड इंटरनेशनल क्या हमारा आया था, बाद में आया था, जी आया था हमारा वेटलैंड इंटरनेशनल हमारा जब आया था, जी आया था हमारा क्या 1954 में, यानी कि वेटलैंड इंटरनेशनल पहले आया था और रामसर अभिसमन बाद में आया था, 1954 में आया था। तो इसके संस्थापक और इसके संस्थापक में कोई मतलब कि आपस में मेल जोल नहीं है। तो मतलब कि मेल जोल का मतलब कि काम तो एक सा ही करते हैं, पर इस ये नहीं कर सकते कि रामसर अभिसमन के हस्ताक्षरकर्ता देशों ने ही इसको स्थापित किया है, क्योंकि दोनों दोनों संगठन क्या अलग अलग हैं, पर काम क्या है दोनों का एक ही है लगभग। ये दोनों का काम ही है कि जो वेटलैंड है यानी कि जो हमारे आर्द्र भूमियाँ हैं उसका संरक्षण करना। तो चलिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्या है, गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में पूछा गया। और आप जानते होंगे हमारा क्या राष्ट्रीय जलीय जीव भी गंगा नदी है, और इसको 2010 में शायद राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। और यहाँ पे एक बात और बता देते हैं कि जो गंगा नदी होती है, गंगा नदी जो डॉल्फिन होती है वो एक मछली ना होकर के क्या होती है, स्तनधारी होती है। तो और साथ ही साथ क्या इसकी आँखें नहीं होती, ये किससे काम करती है, मतलब कि ये एक इंफ्रारेड एक तरीके से मतलब कि जो कहते हैं कि ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करती है और उसके द्वारा ही क्या मतलब की जानकारी लेती है। तो ये क्या होती है देखते हैं इसके क्या पूछा है इसमें। गंगा डॉल्फिन की समष्टि के गंगा डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास यानी कि उसकी जो मतलब की मात्रा है उसमें कमी आ रही है। उसके लिए शिकार चोरी यानी कि उसका शिकार होता है, चोरी तो होता ही है, पर इसके अलावा और कौन कौन से संभावित कारण हैं जिसके कारण इसकी कमी आ रही है। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्या नदियों पर बांध और बैराजों का निर्माण होना, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर किसी नदी पे बांध और बैराज आएगा बना दिया जाएगा तो उसकी कमी तो मैंने कि उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, 100% पड़ेगा। तो इसका मतलब ये तो हो गई। नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, क्या मगरमच्छ के कारण अगर वृद्धि होती है
तो उन पे कुछ प्रभाव पड़ता है। संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फँस जाना, तो यानी कि ये तो हमारा बिल्कुल सही होगा। पर आप जानते हो कि जो मछली मतलब कि नदियों में जो मगरमच्छ होते हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो क्या उसके भी ह्रास होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है। मगरमच्छ हमारे कहाँ पाए जाते हैं? और मतलब कि मगरमच्छ जो होते हैं, वो तो हमारे मतलब कि हमेशा से ही नदियों में रहे हैं। ऐसा नहीं कि डॉल्फिन और मगरमच्छ का कोई आपस में संबंध है। तो इसका मतलब दूसरा वाला हमारा गलत है। वहीं संयोग से मछली के जाल में फँस जाती हैं, तो ये तो सही है। और नदियों के आसपास के फसलों की खेती में संश्लेषित मतलब कि जो उर्वरक होते हैं और रासायनिक कृषि रसायन होते हैं, वो क्या चले जाते हैं? नदियों में चले जाते हैं। और आप जानते हो कि जो गंगा नदी डॉल्फिन होती है वो स्वच्छ पानी में ही रहती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या मतलब इसका मतलब हम्म, क्या बोला मैंने? चौथा वाला हमारा बिल्कुल सही होगा और दूसरा वाला हमारा गलत है। और ये नदियाँ मतलब कि ये क्या पाई जाती है? स्वच्छ नदियों में ही पाई जाती हैं, और इसका मतलब क्या होगा? हमारा दो गलत है और बाकी सारे के सारे सही हैं। तो दूसरा हमने काट दिया। 1, 3, 4 बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। कई घरेलू उत्पादक कई घरेलू उत्पादों जैसे कि गद्दों और फर्नीचरों में क्या लिखा है? अपोहल अपोह अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन युक्त जल ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्यों चिंता का विषय है? यानी कि कुछ घरेलू गद्दे या फर्नीचर में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए चिंता की जा रही है। तो ये चिंता क्यों जा रही है? यह पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधक है, तो बिल्कुल सही बात है। यह मनुष्यों और पशुओं को संचालित हो जाती है, तो ये भी हमारी बात सही है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा सी। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट का मतलब कि आज 24वां नहीं 23वां क्वेश्चन अभी चल रहा है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं के पीछे पीछे, यानी कि कुछ पक्षी होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होते हैं, जो पशु मतलब चारा चरते हैं तो चारा के पीछे पीछे चलते हैं, और घास के जो अशांत हो जाती है, यानी कि जब वो चलते हैं तो उनके पैरों से जो घास होती है वो हिलने लगती है। तो पैरों के हिलने से जो घास हिलती है उससे वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मतलब कि आपस में मतलब कि आवाज़ करने लगते हैं। उस आवाज़ से ही वो उन्हें पक्षियों को क्या हो जाता है, मतलब कि पता लग जाता है, इसलिए वो क्या कर लेती हैं, उनको खा लेती हैं। तो यही बोला है, कीटों को पकड़ते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है बोला है? क्या चित्रित बालक है? एक बालक मतलब कि एक पक्षी है ऐसे, चित्रित बालक है, बलाक है, चित्रित बलाक है क्या? काली गर्दन वाला सारस है क्या ये साधारण मैना है। तो आप जानते होंगे कि ये क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया था? जो साधारण मैना है उसके ऊपर पूछा गया था, तो साधारण मैना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि जो मतलब कि गाँव में जो पशु पक्षी होते हैं वो घास चरते हैं, उसके पीछे आप लोगों ने देखा होगा कुछ बगुले या फिर कुछ घूमते रहते हैं। परंतु ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? ये क्वेश्चन जो हमारा साधारण मैना के ऊपर है। इसमें पूछा कि जो उसके पीछे पीछे मतलब कि जो पक्षी घूमता रहता है, इससे मतलब उसने पैर से आगे बढ़ा, तो पैर के आगे बढ़ने से जो कीट होता है वो आवाज़ कर देता है। उसकी आवाज़ करने से जो पक्षी होता है उसे वो खा लेता है। तो ये क्या हो जाता है, मतलब कि आपस में सहजीवी संबंध हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है उनका, मतलब कि वो पक्षी कौन से वो पूछा था, तो वो कौन था? साधारण मैना थी। अगला पूछा है उपरोक्त में से कौन सा जो है शीत निष्क्रियता। तो शीत निष्क्रियता आपको अगर नहीं पता है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, तो उसको आप मतलब कि डिटेल में पढ़ लीजिए। शीत निष्क्रियता का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो सर्दियों में क्या हो जाते हैं, मतलब कि शांति से बैठ जाते हैं, वो मतलब कि चहल पहल खत्म हो जाती है उनकी, क्या कहते हैं, जैसे हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो क्या बोला है, कौन कौन से शीत निष्क्रियता को पर घटना को दर्शाते हैं? तो आप जानते हो कि जो हमारा चमगादड़ होता है वो शीत निष्क्रियता को दर्शाता है, और वहीं जो हमारा भालू होता है वो भी क्या होता है, सर्दियों में अपनी एक्टिविटी को कम कर देता है। वहीं जो हमारा रंडजन यानी कि जो हमारे काटने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, खरगोश हो गया, या फिर क्या कहते हैं कि चूहे हो गए, जिस सब क्या होते हैं क्या रेडेंट रोडेंट कहा जाता है। तो ये भी हमारे क्या शीत निष्क्रियता को दर्शाते हैं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। चलिए आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, और आज हमारा लास्ट का क्वेश्चन मतलब 25 का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लाइकेन जो कि एक नग्न चट्टानों पर पारिस्थितिकी अनुक्रम प्रारंभ करने के सक्षम होता है, वास्तव में किसका सहजीवी संबंध है? तो आप जानते हो कि जो लाइकेन होता है बोला कि जो कवक और शैवाल होते हैं उनका सहजीवी संबंध होता है। और लाइकेन क्या होता है, मतलब कि जो हमारा कोई नग्न चट्टान यानी कि कोई भी नई निर्मित चट्टान है, बिल्कुल नया पत्थर है जिसपे कोई भी घास फूस कुछ भी नहीं है, तो उस पर क्या कर सकती है, उस पर जीवन को प्रारंभ कर सकती है। यानी आप जानते होंगे कोई भी नया पत्थर होता है उस पर पहले सबसे पहले क्या लगती है, काई लगती है, और उस काई को ही क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। और वो लाइकेन क्या होती है हमारी, सॉरी, तो वो लाइकेन क्या होती है हमारी, वो लाइकेन ही क्या होती है, मतलब कि काई होती है, काई को ही लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन ही क्या होती है, मतलब कि पत्थर पर जीवन को प्रारंभ करती है, उसके बाद में धीरे धीरे वो
लाइकेन मतलब कि जो काई होती है वो घास फूस बनाती है। घास फूस से क्या मतलब कि छोटे मोटे पौधे बनते हैं, छोटे मोटे पौधे से फिर छोटे बड़े थोड़े से बड़े पौधे बनते हैं, उसके बाद में बहुत बड़े बड़े पौधे बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा मतलब कि जंगल पूरा का पूरा जंगल बनकर तैयार हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का मतलब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि लाइकन जो होती है कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होती है। तो आज का हम लोग का सारे के सारे मतलब कि 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बाकी अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी वीडियो को आपने लाइक कर लिया होगा।